1 साल आपने मौन रखा घर के अंदर। हर व्यक्ति को अपने जीवन में किसी चीज की आवश्यकता है, वो टंग मैनेजमेंट। ये आपका रोल क्या है, गोल क्या है? असमंजस में रहते हैं कभी-कभी बच्चे, है ना? तो कैसे डिसाइड करें कि ये किस लिए बने हैं? बच्चे होते हैं तो ये एग्ज़ाम में इतने नंबर आ जाएँगे तो मैं खुश होऊँगा, या मैं करियर में ये मुकाम बना लूँगा तो खुश होऊँगा। तो ये खुश होने की डेफिनेशन क्या है? तो पहला तो था कि टंग मैनेजमेंट। टंग मैनेजमेंट, एक तो आप बोलते हैं, और दूसरा, और ऐसा बोलते हैं कई बार लोगों के दिल में उतर जाते हैं या दिल से उतर जाते हैं। सेल्फी वर्ल्ड में जीते जीते सेल्फ को भी प्राप्त कर लेना। मेंटली पीपल आर नॉट सेट, मनी सेट बट माइंड नॉट सेट। तो क्या फायदा हुआ? योगा इज नॉट ओनली ऑन द मैट, योगा इज ऑफ द मैट। इंस्टिंक्टिवली लाइक एनिमल यू जंप ऑन अदर्स, यू रिएक्ट। rather than reacting you have to reflect। कोई आपके साथ बुरा करे तो आप क्या करें? मतलब जाने देंगे, क्या करना चाहिए? मरना लाइफ नहीं है, जीना लाइफ है, और दूसरों को जीवन देना लाइफ है। मैं तो कहता हूँ जियो और जीने दो नहीं, बल्कि जियो और जीवन दो, ये जीना है। छोटी सी आयु, 8 वर्ष की आयु, एक गुरु का आशीर्वाद मिला, एक स्पर्श मिला, उसने ऐसा छुआ कि बहुत कुछ जिंदगी में बदल गया। खान पान बताइए, किस तरह का भोजन आहार रहता है? आजकल बच्चे इतने ज्यादा उसमें आ गए, मोबाइल में, माता पिता ही कवरेज से बाहर हो गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। इस वक्त मैं मौजूद हूं ऋषिकेश के सबसे बड़े आश्रम परमार्थ निकेतन में। तो आज परमार्थ निकेतन के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। बहुत। तो सबसे पहले आप परमार्थ को हम समझना चाहेंगे, क्या है परमार्थ निकेतन? परमार्थ निकेतन का सही अर्थ तो ये है, जो जीवन दूसरों के लिए हो, समाज के लिए हो, क्योंकि जीवन स्वयं के लिए नहीं, सर्वस्व के लिए है। इसलिए भारत के यशस्वी ऊर्जावान प्रधानमंत्री जी ने, अभी आपने देखा होगा, कहा अपने मन की बात में, जो 100वीं मन की बात थी, उन्होंने कहा कि मुझे लगता है ये मेरे मन की बात अहम से वयम की यात्रा है, स्व से स्वयं की यात्रा है, और स्वयं से सर्वस्व की यात्रा है। और यही परमार्थ का अर्थ है कि हमारा जीवन इदम राष्ट्राय स्वाहा, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबके हित के लिए, सबके सुख के लिए। क्योंकि यही तो हमारे मंत्र हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ ही यही है कि हम सब एक परिवार हैं। जब एक परिवार बन जाता है, फिर आप अपने लिए नहीं बल्कि अपनों के लिए जीते हैं, और उन अपनों में भी पूरे विश्व को आप गले लगा लेते हैं। और यही भारतीय संस्कृति है कि जो सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करती है। तो परमार्थ कहता है कि स्वार्थ के लिए नहीं, स्वार्थ के जीना तो बहुत छोटा सा जीना है, लेकिन परमार्थ के लिए जब आप जीते हैं तो आप फिर पूरी सृष्टि के लिए जीते हैं। परमार्थ में जीने वाला व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, क्योंकि जब व्यक्ति स्वार्थ में जीता है, वो कमा तो सकता है बहुत कुछ, कमाओ, नो प्रॉब्लम, पर स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि परमार्थ के लिए कमाओ। क्यों लगाओ? देखिए, क्योंकि जब स्वार्थ के लिए आप कमाते हैं तो आपका बड़े बड़े भवन तो बन सकते हैं, लेकिन जीवन कोई बड़े बड़े भवन बनाना नहीं है। जीवन तो नाम है जब व्यक्ति अपने लिए ना करके समाज के लिए जीता है, और उस समाज में भी ये समझ लेता है कि लाइफ इज नॉट ओनली फॉर मी, लाइफ इज नॉट ओनली टू हैव मोर, हैविंग मोर इज नॉट रॉन्ग, but life is not only to having more, life is being more, and being more is sharing more, giving more, caring more, and that giving, caring and sharing and serving is परमार्थ। जब व्यक्ति अपने जीवन को समाज के लिए, प्रभु के लिए, सर्वस्व के लिए, बिना किसी भेदभाव के लिए, जहाँ सबके द्वार खुले हों, समर्पित कर देता है, बस वहीं तो परमार्थ घटने लगता है, फिर जीवन भी परमार्थ बन जाता है। इसलिए इसका नाम रखा गया परमार्थ। परम, दूसरा अर्थ है परम अर्थ, जीवन के परम अर्थ को प्राप्त कर लेना। और जीवन का परम अर्थ है कि जीवन में शांति को प्राप्त करना, सेल्फ रियलाइजेशन को प्राप्त करना, सेल्फी वर्ल्ड में जीते जीते सेल्फ को भी प्राप्त कर लेना। नहीं तो क्या होता है कि कई बार सेल्फी में ही खो जाते हैं हम लोग, या शेल्फ में खो जाते हैं। कमाते तो बहुत है, लेकिन कमाओ, लेकिन अपने लिए नहीं। 100 हाथ से कमाओ, 1000 हाथ से बांटो, तो जीवन परमार्थ बन जाता है। दूसरी बात, जब अपने लिए कमाते हैं तो जीवन में मैं देखता हूँ कि हमारी अलमारियों के शेल्फ भर जाते हैं।
ये अलमारी भरी तो दूसरी अलमारी, दूसरी भरी तो तीसरी अलमारी। अलमारियों के शेल्फ भर जाते हैं लेकिन सेल्फ खाली रह जाता है। तो अलमारियों के शेल्फ भी भरो, अलमारियों का अपने जीवन का सेल्फ भी खाली ना रह जाए। बस जो इस बात को समझ ले उसी का जीवन है परमार्थ, और उसी ने परम अर्थ को, परम प्रयोजन को, अपने जीवन के सही अर्थ को समझ लिया। इसी का नाम है परमार्थ। ये आप मतलब वो स्वामी जी ने डिफाइन कर दिया परमार्थ के बारे में, परमार्थ निकेतन को लेकर। और इसे लेकर बहुत सारे लोग होंगे जो और भी जानना चाहेंगे कैसे इसकी शुरुआत हुई है, आपका इससे कनेक्शन कब, मतलब कैसे आप टच में आए, तो थोड़ा सा अगर बता सकें। देखिए, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास ऋषियों की परंपरा रही है। ये देश तो ऋषियों की धरती है, संतों की धरती है। हमारे पूज्य इस आश्रम परमार्थ निकेतन की इस पवित्र धरती के संस्थापक पूज्यपाद महामंडलेश्वर स्वामी शुकदेवानंद जी महाराज 1942 में उन्होंने इसकी स्थापना की। 40 में यहाँ पर आए, इस यहाँ के जंगल को देखा। यहाँ कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं होता था, जंगल था। इस जंगल को देखा और जंगल में देखकर लगा कि यह धरती सचमुच साधना की धरती है। ये धरती दिव्यता और पवित्रता का संगम है। ये आध्यात्मिकता और भौतिकता के बीच में एक सेतु बन सकती है। यहाँ की किरणें, यहाँ की वाइब्रेशन पूरे विश्व को एक दिन आमंत्रित कर सकती हैं। उन्होंने निश्चय किया, साधना की, एक झोपड़ी बनाई, और उस झोपड़ी से आज इतना बड़ा विशाल परमार्थ निकेतन का स्वरूप गंगा के पावन तट पर, जहाँ पूरे विश्व से लोग, लगभग 150 देशों के लोग यहाँ पर आते हैं। और माँ गंगा की जब आरती होती है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, लोगों को इतना कुछ कुछ होने लगता है। लोग कहते हैं हमको गंगा बाहर नहीं बहती, गंगा हमारे दिलों में बहती है। उनकी आंखों से गंगा बहने लगती है, ये मैंने खुद अनुभव किया। फिर जब हर वर्ष यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग सप्ताह होता है, इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल, पिछले 35 वर्षों से मैं देख रहा हूँ पूरे विश्व के लोग योग, ध्यान, प्राणायाम और अपने को खोजने आते हैं, खुद को खोने आते हैं, खुद को पाने आते हैं। और योग और ध्यान ही उसका एक इतना बड़ा इस धरती ने उपहार पूरे विश्व को दिया। और उसमें भी भारत के ऊर्जावान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब पहुंचे यूनाइटेड नेशन में, कमाल कर दिया। पहली उनकी मीटिंग, पहली उनकी विजिट यूनाइटेड नेशन में, और क्या भारतीय संस्कृति के उस प्रचार को, प्रसार को, उस योग को रखा। आज पूरा विश्व योग में बन गया। तो उसी योग को सीखने के लिए योग की कैपिटल, योग की आध्यात्मिक राजधानी ऋषिकेश परमार्थ निकेतन में गंगा के पावन तट पर लगभग 100 देशों से भी ज़्यादा लोग हर उत्सव में, इंटरनेशनल योगा फेस्टिवल में आते हैं और यहाँ से खुद को योगमय बना के जाते हैं और सीख कर जाते हैं। योगा इज नॉट ओनली ऑन द मैट, योगा इज ऑफ द मैट। योग केवल ये नहीं है कि हमने योग सीख लिया। योगा इज नॉट व्हाट यू डू, योगा इज व्हाट यू आर। योगा इज नॉट ओनली एक्शन, योगा इज एक्सपीरियंस, योगा इज लाइफ। उस जीवन को जीने के लिए, पाने के लिए, खुद को पाने के लिए, उस तलाश में पूरे विश्व से लोग परमार्थ निकेतन ऋषिकेश की धरती पर आते हैं। ऐसे मतलब शुरुआत हुई। आपका कैसे जुड़ाव हुआ, मतलब अध्यात्म में, स्पिरिचुअलिटी में जो आप आए? मतलब जीवन के बारे में बहुत उत्सुकता है जानने की मुझे, कि बचपन से ही बताएं थोड़ा सा, किस तरह का बचपन। पहली बात तो माता पिता के संस्कार, इसलिए घर में संस्कार होना बहुत जरूरी है। यही हमारी सच्ची संस्कृति है। दूसरा, गुरु का आशीर्वाद। छोटी सी आयु, 8 वर्ष की आयु, एक गुरु का आशीर्वाद मिला, एक स्पर्श मिला, उसने ऐसा छुआ कि बहुत कुछ जिंदगी में बदल गया। चमत्कारिक स्पर्श था वो। इसलिए मैं तो हमेशा कहता हूँ, गुरु इज नॉट ए टीचिंग, गुरु इज ए टच, गुरु इज ए ट्रांसफॉर्मेशन। और ऐसा छुआ उन्होंने कि बस जिंदगी बदल गई। और उस छोटी सी आयु में उन्होंने 1 साल का कहा मौन रखो, घर में रहकर 1 साल का मौन रखा। और मौन के बाद बहुत लंबी कहानी है, बहुत सारी चीजें। ये कहानी मैं सुनना चाहूंगी। 1 साल आपने मौन रखा घर के अंदर, और मतलब अपने माता पिता किसी से बात नहीं की? उन्होंने नियम बनाया कि जब 1 साल का मौन रखोगे, उस समय ना कोई देख सकेगा, ना कोई मिल सकेगा, घर के अंदर बंद, और केवल एक बार भोजन वो बना के रख देंगे, बरामदे में रखा है, आप साधना करके बाहर आइए, ना माँ आपको देखेगी ना आप उसको देखेंगे।
ना कोई और देखेगा, ना भाई बहन देखेंगे। पहली बात तो ये थी, इससे फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ जो 1 साल का मौन, बचपन में ही पता लग गया टंग मैनेजमेंट क्या होता है। आज अगर इस देश को, हर व्यक्ति को अपने जीवन में किसी चीज की आवश्यकता है, वो टंग मैनेजमेंट। तो पहला तो था कि टंग मैनेजमेंट। टंग मैनेजमेंट, एक तो आप बोलते हैं, और दूसरा, और ऐसा बोलते हैं कई बार लोगों के दिल में उतर जाते हैं या दिल से उतर जाते हैं। तो बोले क्या, बोले कैसे, कितना बोलें, कब ना बोलें। बोलना बहुत बड़ी कला है, लेकिन मौन रह जाना ये उससे भी बड़ी कला है, जो जीवन को आपको बैलेंस होना सिखाती है। और दूसरा, मौन इसलिए कि आप अपनी बैलेंस शीट को रोज बना सकें। तो पहला तो उन्होंने ये दिया कि मौन रहना। दूसरा था कि थॉट मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट। सवेरे उठकर इतने बजे उठना, प्रातःकाल 4 बजे उठ जाना, स्नान करके बैठ जाना, ध्यान करना, योग करना, प्राणायाम करना, और उसके साथ अपने जीवन को बैलेंस में लाना, क्योंकि योगा इज ए बैलेंस्ड। युक्तः, हमारे यहाँ एक बड़ा प्यारा मंत्र है गीता जी में, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्तः माने बैलेंस। योग क्या है? जीवन को बैलेंस कर देना, जीवन में बैलेंस लाना। जब जीवन में बैलेंस होगा, यम होंगे, नियम होंगे, संयम होगा, तो जीवन भटकेगा नहीं, और भटक भी गया ना, अटकेगा नहीं। कई बार भटक तो जाता है आदमी, लेकिन अटकेगा नहीं, कि फिर वापस आएगा, क्योंकि योग उसको याद दिलाएगा। ध्यान को कहाँ चले गए, कहाँ खो गए, लौटो वापस, जुड़ो जड़ों से, जुड़ो खुद से। तो वो चीज में सिखाई। तो टाइम मैनेजमेंट, टंग मैनेजमेंट और थॉट मैनेजमेंट, कि सोचे क्या, सोचे कैसे। क्योंकि जब आप संसार में खो जाते हैं, संसार के साथ होते हैं, तो आप अपने लिए चिंतन ही नहीं करते। 8 साल की उम्र थी, और लेकिन उसमें आधा 6 महीने में उन्होंने थोड़ा थोड़ा बताया, और उसके बाद उन्होंने फिर मुझे 1 साल का मौन दिया। 6 महीने आपने थोड़ा थोड़ा मौन रखा, मतलब कि छोटी छोटी प्रैक्टिस आपकी पहले करा दी। वो उन्होंने, जी, उनकी कृपा थी। और उसके बाद उन्होंने 1 साल का मौन कराया, और उसके बाद फिर मुझे पढ़ाई फिर आपने छोड़ी 1 साल, मतलब पढ़ाई होती रही, लेकिन बीच में इस तरह से कि भगवान की कृपा थी, मुझे अच्छा वो था, तो वो पढ़ने के लिए भी मुझे, जब मैं बीच बीच में गया, वो भी शिक्षा प्राप्त की। लेकिन उसके 2-3 साल बाद फिर जंगल की यात्रा शुरू हो गई। उस जंगल की यात्रा में फिर मेरे को सबसे ज़्यादा जंगल में, उन्होंने कहा आप जंगल जाना पड़ेगा। मुझे सबसे ज़्यादा डर लगा भूत से। मुझे भूत से बहुत डर लगता था बचपन में। तो उन्होंने एक मंत्र दिया, बोले भूत, मैं भगवान की बात कर रहा हूँ, तुम भूत की बात कर रहे हो। मैं गॉड की बात कर रहा हूँ, तुम घोस्ट की बात कर रहे हो। तुम्हें ऐसा मंत्र दूंगा कि संसार में कोई भी नहीं रोकेगा। मतलब बड़े फक्कड़ 1 साल मौन रख के, मतलब 8 साल के आप थे, तो 9 साल होने के बाद आप जंगल की ओर थोड़ा ब्रेक। फिर जंगल में आ गया, फिर वापस आ गया जंगल से। तो फिर मैंने पढ़ाई की उसकी, फिर मैं अमेरिका चला गया। पर उसके बाद बस जीवन में जहाँ जहाँ ठाकुर जंगल का तो एक्सपीरियंस बताइए, डर नहीं लगा? एक्सपीरियंस इतने प्यारे हैं कि वो अपने आप में एक कहानी है। सच तो ये है, जंगल की लाइफ, मैंने सबसे बात मुझे जो अच्छी जंगल की लगी, कि जंगल में जो लोग रहते थे, फकीर, जटाओं को रखे हुए, कंदराओं में रहते हुए, हिमालय में रहते हुए, या अन्य जगहों पर भी, क्योंकि मैंने यात्रा काफ़ी लंबी की, सब जगह मेरा एक अनुभव सबसे प्यारा ये है कि जिसको भी मिलो ना, जब भी मिलो, जिससे पूछो कैसे हैं, बोले मस्त। बताइए, है कुछ भी नहीं, लिविंग विद लेस एंड बीइंग मोर, ये सीक्रेट है लाइफ का। है कुछ भी नहीं, और यहाँ ऑल सेट, ये सेट, वो सेट, टीवी सेट, सोफा सेट, ये सेट, बट पीपल आर नॉट सेट। नहीं, बाकी सब सेट, लेकिन मेंटली पीपल आर नॉट सेट। मनी सेट बट माइंड नॉट सेट। तो क्या फायदा हुआ? तो ये बहुत अच्छी बात मुझे देखी कि इन दोज डेज देयर वर नो डोर टू डोर सर्विस, देयर इज नो Amazon.com, living in the jungle, no restaurant, but being so happy, satisfied, content। ये कितनी बड़ी बात है, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। जिससे पूछो कैसे हैं, मस्त। तो ये जो हाउ आर यू, बोले सुपर। तो हाउ टू बी सुपर, सुपर बीइंग सुपर डज नॉट मीन कि बहुत सारी चीजें हों, क्योंकि जीवन बड़े बड़े भवनों से नहीं बनता, भावनाओं से बनता है। जीवन बड़े बड़े साधनों से नहीं बनता, साधना से बनता। आजकल तो लोग भवन बनाने के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, और फाइनली आते हैं शांति के लिए यहाँ।
देखो, बड़े बड़े भवन बनाना गलत नहीं है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करो, उसके बाद क्या होता है, बहुत कुछ आ जाता है ना जब, तो व्यक्ति खुद को प्रोजेक्ट करता है। यही तो हो रहा है, पहले बड़े बड़े प्रोजेक्ट करो, फिर खुद को प्रोजेक्ट करो। भगवान कहते हैं नो प्रॉब्लम, हमारी संस्कृति बोलती है, शास्त्र बोलते हैं नो प्रॉब्लम, करो। लेकिन अंत में एक बात और याद रखो कि मैं भी एक प्रोजेक्ट हूं, मुझे अपने पे भी काम करना है, मुझे अपने जीवन को भी देखना, और खुद को साधना कुछ दूसरा नहीं है, स्वयं को साधना ही साधना है। आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। यही तो भजन है कि मैं खुद को संभाल लूं। जब व्यक्ति खुद से कट जाता है तो वो संसार से भी हट जाता है। खुद का जुड़ना सबसे जुड़ना, खुद का कटना सबसे कटना। इसलिए साधना खुद से जुड़ने का नाम है, स्वयं से जुड़ने का नाम, स्वयं को खोजने का नाम, और खुद से खुद को पाने का नाम ही साधना है। स्वामी जी, जंगल में क्या खाते थे आप, मतलब खाने पीने का अरेंजमेंट क्या? देखिए, शुरू में तो 1 साल के लिए उन्होंने मुझे जब रखा, उसमें उन्होंने मेरे लिए दाल है और थोड़ा से चावल हैं वो रखवा दिए, हल, और उससे काम चल जाता था। लेकिन बाद में उन्होंने कहा अब तुम भिक्षा मांग के लाओ, ताकि जो अहंकार होता है ना कि मैं और भीख मांगू, ये जो भीख मांगना इतना सरल नहीं है। तो लेकिन वो भीख मांगना नहीं था, वो एक ट्रेनिंग थी कि व्यक्ति समर्पित हो जाए, स्वयं के अहम को गला दे कि जो परमात्मा देंगे, जहां देंगे, जैसे देंगे, जब देंगे, जितना देंगे, मैं उसी में खुश रहूंगा। ये जो तैयारी है आपकी जीवन की कि लिविंग विद लेस बट बीइंग मोर। नहीं तो ये मन मांगे मोर मोर, कोई अंत ही नहीं है, नहीं कोई अंत है क्या? तो ये जो तैयारी है ना कि 3 दिन तक भी भोजन नहीं मिलेगा तो नो प्रॉब्लम, 5 घरों में जाना है। अच्छा, जैसे कुछ लोग होते हैं स्वामी जी, कहते हैं मुझे ये, मतलब बच्चे होते हैं तो ये एग्जाम में इतने नंबर आ जाएंगे तो मैं खुश हूंगा, या मैं करियर में ये मुकाम बना लूंगा तो खुश हूंगा। तो ये खुश होने की डेफिनेशन क्या है? जैसे हम बात करें, भवन तो बना लेते हैं लेकिन सेट नहीं है, मतलब तो ये जो माइंड सेट है लोगों का, इसको लेके क्या कहें? बहुत सीधी बात है, एक्सपेक्टेशन इज नॉट अ रॉन्ग थिंग। इफ यू डोंट एक्सपेक्ट तो आप नंबर 1 भी नहीं बनेंगे। यू एक्सपेक्ट टू बी नंबर 1, बट नंबर 1 बनते बनते याद रखो कि डोंट फॉरगेट द नंबर 1। बी नंबर 1 बट डोंट फॉरगेट द नंबर 1। और जिस दिन आप उस नंबर 1 को भूल जाते हैं ना, तो फिर होता क्या है, जीवन में निराशा आ जाती है, उदासी आ जाती है। कि यहाँ पर एक मूवी बनी थी बहुत पहले, मैं 70 के दशक की बात कर रहा हूँ, जब मैं यहाँ था तो बहुत पहले से आ गया था। 70 के दशक में एक मूवी बनी थी कि जब दुख से मन घबरा जाए, हर ओर निराशा छा जाए, प्रार्थना कर प्रभु से प्रार्थना कर। ये मूवी यहाँ बनी थी, मैंने देखा। तो प्रार्थना इज द की, प्रेयर इज द की। अब आया खुश कितना भी आ जाए ना व्यक्ति, मिस यूनिवर्स भी मिल जाए ना, व्यक्ति कभी खुश नहीं होता है। बात केवल पाने की नहीं है। मुझे याद नहीं आ रहा, कोई ऐसा वो बच्चा फेल हो गया तो उसने सुसाइड कर लिया। इस माइंडसेट को अगर युवा है तो इसलिए मैं सवाल भी पूछ रही हूँ कि इस तरह के एक्सपेक्टेशन, आपने कहा ठीक है सही होना चाहिए, लेकिन वो ना मिलने पर इस तरह के कदम उठा लेना ये सही है? चाहे सुशांत राजपूत हो या कोई और विद्यार्थी, निराशा जीवन में आती है, आएगी, ये जीवन का एक हिस्सा है। लेकिन मैं उसको छोड़कर अपने जीवन को समाप्त कर लूं, इससे बड़ा गलत कदम कोई नहीं हो सकता। जीवन है तो चैलेंज है तो चेंज आएगा। चेंज कौन लाएगा? जब मैं खड़ा रहूंगा। तो विल पावर हैज टू बी स्ट्रांग कि नहीं, थिंग्स हैपन, इज ओके, बट इट्स नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। यू डोंट हैव टू फिनिश योरसेल्फ, यू हैव टू स्टार्ट विद ए न्यू बिगिनिंग। एक नई बिगिनिंग के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नए जुनून। ठीक है, नहीं हुए पास इस बार, अगली बार होंगे। मैं हारूंगा नहीं, मैं टूटूंगा नहीं, मैं जीवन से रूठूंगा नहीं, मैं खड़ा रहूंगा। खड़ा होकर मैं समाज को भी खड़ा करूंगा, क्योंकि जीवन केवल अपने लिए जीना नहीं है। जिंदगी केवल न जीने का बहाना, जिंदगी केवल न सांसों का खजाना, जिंदगी सिंदूर है पूरब दिशा का, जिंदगी का काम है सूरज उगाना। नए नए सूरज को उगाए, निराश नहीं होना। सूरज निराश होता है क्या? गंगा निराश होती है, कितना कचरा डालते हैं लोग, लेकिन फिर भी अपना गंगा बहती रहती है।
with no expectation, with no discrimination. वो तो श्यामलाल के खेत को भी सींचती है और सलमान के खेत को भी, सोहन सिंह का खेत हो या साइमन का खेत हो, किसी का भी खेत हो, गंगा ने कभी कोई भेदभाव नहीं किया, सींचती चली जाती है। और यही जीवन है, बिना किसी भेदभाव के सींचते चलो, खींचते चलो जीवन की गाड़ी और आगे बढ़ते चलो। मैं सब कुछ मैं नहीं हूँ, कोई है जो जिंदगी चला रहा है। देयर इज समवन, देयर इज समथिंग above me, superior than me, which is running my show. I'm just mere one little tool. छोटा सा इंस्ट्रूमेंट हूँ मैं तो। पिक्चर बहुत बड़ी है, मुझे दिखती नहीं है भले ही, लेकिन यूनिवर्स बहुत बड़ा है। देयर इज अ डिवाइन डिजाइन, थिंग्स आर हैपनिंग, इन दैट हैपनिंग हाउ यू कैन हैपन, दैट इज लाइफ। मरना लाइफ नहीं है, जीना लाइफ है, और दूसरों को जीवन देना लाइफ है। मैं तो कहता हूँ जियो और जीने दो नहीं, बल्कि जियो और जीवन दो, ये जीना है। आपकी बात उस पे आती हूँ, आपका जो हम बात कर रहे थे, सॉरी, जीवन को लेके। तो आपने बताया कि आपने मौन रखा, फिर आप जंगल में चले गए। तो ये जो पहले तो ये बताइए, जो मौन रखने का था, ये कैसे आया? ये आपने बताया पेरेंट्स से आया? ये सदगुरु से आया। क्यों? मैंने उनसे कहा कि मुझे स्वामी जी बना लो उस छोटी एज में, तो उन्होंने उसको टालने के लिए उनका कि इसको ऐसा कुछ दे दो, इतना कठिन, बोलेगा मैं कर नहीं सकता। तो उन्होंने कहा ठीक है, स्वामी जी बनना है तो 1 साल घर में रह के पहले मौन रखो, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, इसको नहीं देखना, उसको नहीं देखना, इसको नहीं मिलना, अकेले इतने घंटे साधना करनी है। तो इतना कठिन व्रत दिया उन्होंने, ताकि अपने आप ही हो जाएगा मुझे स्वामी जी नहीं बनना है। लेकिन देयर इज अ डिवाइन डिजाइन, देयर इज अ कॉल। जब वो कॉल आ जाती है ना, यू नो, तो फिर घंटी बज जाती है। तो घंटी बज गई, अंदर से आया, हाँ मैं करूँगा। पता भी नहीं था क्या होता है स्वामी जी बनना। लेकिन साधना में, जब साधना में बैठे, साधना इतनी प्यारी चीज़ है, इसलिए मैं तो कहता हूँ थोड़ी देर ही सही ना, सबको मौन करना चाहिए। सच्ची, चाहे आधा घंटा ही मौन करने को मिले, रोज अपने आप को शांत होकर खुद को देखो और खुद को पाओ। जब व्यक्ति खुद के भीतर उतरता है, उसको पता लगता है, और अपनी फिल्म को देखता है ना, अपनी मूवी को देखता है, अपनी डीवी देखता है, अपनी पेन ड्राइव को ऑन करके खोल के देखे, तो पता लगता है कि वेयर डू आई स्टैंड, वेदर आई एम बिकमिंग बिटर और बेटर एवरी डे, वेदर आई एम इन पीस और इन पीसेस एवरी डे। एंड एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स? योर पीस मैटर्स, योर हैप्पीनेस मैटर्स। अगर यू आर नॉट हैप्पी एंड ऑफ द डे, हु केयर्स? आगे बढ़ते हैं। फिर आपने क्या किया? मतलब ग्रेजुएशन वगैरह ये सब पढ़ाई वढ़ाई कुछ की, या जंगल में? फिर मैंने पढ़ाई की, और पढ़ाई करके भगवान की कृपा से, मुझे ये प्रभु की कृपा कहूँगा, संतों की कृपा कहूँगा, पढ़ने में दिमाग तेज था, टॉप आते थे, पढ़ते थे अच्छा। और फिर सेवा करते करते भगवान ने मुझे 44 साल पहले अमेरिका भेज दिया। फिर अमेरिका में काम शुरू हुआ, सेवा शुरू हुई, और भारतीय संस्कृति, संस्कार और मंदिर और बहुत सारी चीज़ें, हाउ टू ब्रिंग पीपल टुगेदर। तो सबको साथ लाना, सबको साथ रखना, मेरे मन में था कि सब साथ साथ रहें। ये सर्वे भवन्तु सुखिना के मंत्र, वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र बिल्कुल अंदर घुट घुट कर, मतलब एकदम घोट घोट के पिए हुए थे। तो वो होने से सबको कैसे साथ लेके चलना, फिर पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स हो, या फिर यूनाइटेड नेशंस हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स हो, या वर्ल्ड बैंक हो, मतलब जितनी भी बड़ी संस्थाएं थी, सब में मुझे जाने का अवसर मिला, बोलने का अवसर मिला, भारतीय संस्कृति को शेयर करने का अवसर मिला। लेकिन सब कुछ करने के बाद मुझे लगा हम एक छोटे से एक टूल है, एक निमित्त है। भगवान ने एक बहुत बड़ी सृष्टि में सबको एक रोल दिया है, बस अपने रोल को समझ लो, अपने गोल को समझ लो, बात बन जाती है। ऐसे समझ में आएगा कि आपका रोल क्या है, गोल क्या है। असमंजस में रहते हैं कभी कभी बच्चे, है ना, तो कैसे डिसाइड करें कि किस लिए बने हैं? इसलिए अपनी कॉल को जरूर सुने लोग, और सबके अंदर वो कॉल है। अपने जीपीएस से जुड़ने के लिए ना, देयर इज अ जीपीएस इंस्टॉल्ड, गॉड्स परफेक्ट सिस्टम। और पता लगता है जब भी व्यक्ति कुछ गलत करने लगता है ना, अंदर से आता है, डोंट बी स्टूपिड, डोंट बी सिली। पर आदमी इधर उधर देखता है, कोई देख नहीं रहा, फिर कर लेता है। क्या कॉल नहीं आती है? क्या जीपीएस का जो कनेक्शन है अगर जुड़ा हुआ है, तो वो इंडिकेशन देता है, डोंट बी सिली। लेकिन आदमी भूल जाता है, कर लेता है, फिर खो जाता है, और फिर वो विशेष सर्कल चलता रहता है, भाई वापस नहीं आता है। एक बार क्या फ़र्क पड़ता है? एक बार पीने से, एक बार करने से, एक बार होने से, एक बार छूने से क्या फ़र्क पड़ता है? लेकिन वो इतना खो जाता है उसमें कि पता ही नहीं लगता कब खो गए। इसलिए ध्यान की ज़रूरत है। मेडिटेशन इस जितना बढ़ेगा ना,
व्यक्ति उतना स्वस्थ रहेगा। आज तो मैं तो कहना चाहूँगा व्यक्ति तन से भी बीमार है और मन से भी बीमार है। योग उसके लिए बहुत बड़ा उपाय है। और उस ज़्यादा बीमार आजकल क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। ये मन की बीमारी है, ये मन की बीमारी है। कंट्रोल नहीं है, बैलेंस नहीं है अपने ऊपर। तो व्यक्ति को पता इंस्टिंक्टिवली लाइक एनिमल यू जंप ऑन अदर्स, यू रिएक्ट। रादर देन रिएक्टिंग यू हैव टू रिफ्लेक्ट, यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट। जाने दो ना। इसलिए शाम को सवेरे मेडिटेशन और शाम को इंट्रोस्पेक्शन, सोने से पहले। सवेरे अपनी बैटरी चार्ज कर लो। मोबाइल की बैटरी चार्ज ना हो, मोबाइल बिकम स्टैटिकी। हेलो हेलो सुनाई भी नहीं पड़ता। अच्छा, कोई आपके साथ बुरा करे तो आप क्या करें, मतलब जाने देंगे, क्या करना चाहिए? देखो, अगर कोई बुरा करे, अगर आपको कोई कुत्ता काटे चलते हुए, क्या करते हो? वापस काटते हो? तेरी हिम्मत, पीछे कुत्ते के भागे और काटने लगे उसको। तेरी ऐसी तैसी, तेरी हिम्मत इतनी, तूने मेरे को काटा कुत्ता होके। अब ले, वो तो कुत्ता था, काट लिया, लेकिन हम क्या बन गए फिर? उसको काटने गए तो हम तो इंसान थे। अपने अंदर आदमी नहीं कहता, कई बार घर में भी लड़ाई होती है, बोले कुछ तो ध्यान रखो, तुम तो पढ़े लिखे हो। ले, पढ़े लिखे हो इसका मतलब है you have to be cultured. People are being educated but not cultured because they are losing their culture. They are losing to understand others, to listen more, to respect each other. मैं बस जब ईगो आ जाता है ना, तो इग्नोरेंस एंड एरोगेंस दोनों आ जाती हैं। इसलिए जीवन जो है केवल मैं नहीं हूँ, मेरे लिए नहीं है। मेरा सब कुछ समाज के लिए हो, मेरा सब कुछ मैं भी समाज के लिए हूँ। ये चीज़ समझ में कैसे आएगा? बोले वो आएगा ध्यान से। व्यक्ति जब भीतर उतरेगा, अंदर बैठेगा, उसका वो जो खालीपन है वो गहरे में उतरेगा, जब फिर धीरे धीरे प्रकाश आएगा। ये जो विचारों की वैक्सीन है ना, हमारे ऋषियों ने, ये कोरोना की वैक्सीन तो बनी और पूरी हो गई, अब उसकी ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन विचारों की जो वैक्सीन है उसकी हमेशा ज़रूरत है। इसलिए विचारों के लिए स्टडी करें, अच्छे अच्छे ग्रंथों को, अच्छी अच्छी किताबों को स्टडी करें, और सेल्फ स्टडी भी हो, खुद को भी स्टडी करें। दिन में किताबें पढ़ें, शाम को सोते समय किताब पढ़ें, और फिर अपने जीवन की किताब को पढ़ें। सोते समय अपने डीवी को खोल लें, सारे दिन की फिल्म को देखें। व्हाट हैपेंड टू मी टुडे, व्हाई आई लॉस्ट माई सेल्फ, क्यों मैंने बिना मतलब एंगर किया। ठीक है, छोटी सी बात थी यार, क्या हो गया उसके, आई शुड हैव सेड सॉरी और सेड ओके, नो प्रॉब्लम। बट सेइंग सॉरी डज नॉट मीन दैट इज ओके। सेइंग सॉरी मीन्स आप अपने कम से कम जाके सो जाओगे ठीक से, अपने लिए। नहीं तो आपने उसको तो जो किया सो किया, आप खुद भी तो जेल में बंद हो गए। Forgiving other does not mean it's okay. Forgiving other means you don't want to create ulcer, you don't want to create कैंसर, यू डोंट वांट टू बी सिक, डाइजेशन पावर खत्म हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, एसिडिटी, कितनी सारी प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती हैं मेंटली। जब आप दूसरे को फॉरगिव नहीं कर पाते, फॉरगिव नहीं कर पाते तो फॉरगेट नहीं कर पाते, फॉरगेट नहीं कर पाते तो आगे फॉरवर्ड नहीं हो पाते, जीवन पीछे की पीछे और चला जाता है। इसलिए फॉरगिव, फॉरगेट एंड फॉरवर्ड। क्या रूटीन तो आई थिंक आप तो सुबह जल्दी उठ ही जाते होंगे, खान पान बताइए, किस तरह का भोजन आहार रहता है? देखिए, मैं सुबह उठ के गिलोय का पानी पीता हूँ, एवरी डे 1 ग्लास ऑफ वाटर ऑफ गिलोय। दूसरा, आधे घंटे के बाद मैं लेता हूँ आपका नीम को उबाल के या उसको जूस निकाल के, आंवला, नीम, बेल के पत्ते, और एक अपनी होती है ना, क्या उसको बोलते हैं, लंबी सी, जिसको स्वामी रामदेव जी काफ़ी बताते रहते हैं, नहीं, एलोवेरा, उसका जूस। ये मैं चारों को मिला के 1 ग्लास वो जूस लेता हूँ रोज़, आधा गिलास, पौना गिलास, 1 गिलास, जितना लोग ले सकें। फिर मैं हवन में चला जाता हूँ, यज्ञ होता है, यज्ञ के बाद आता हूँ, और यज्ञ से आने के बाद मैं सवेरे पपीता लेता हूँ, कीवी लेता हूँ। कीवी इज़ वेरी एंटीऑक्सीडेंट, और गर्मियों के लिए कीवी अमृत है। जिसको प्यास बहुत लगती हो, कीवी खाओ, गर्मी को शांत रखना हो, कीवी खाओ। कीवी कई चीज़ों की बीमारियों को दूर करता है। दूसरा, मैं मोरिंगा लेता हूँ। मोरिंगा 1000 बीमारियों की दवा है, रोज़ मोरिंगा ले लो, थोड़ा सा, इतना सा, वो मैं रोज़ लेता हूँ। इसी तरह करके
कभी अगर है तो पोहा ले लिया एक, बस ये सवेरे का मेरा वो होता है। एक आधा कोई और फल ले लिया अगर वो नहीं मिलता है तो। रात को 10 बजे से लेकर सुबह 10 बजे तक मेरा मौन होता है। रात को 10 से सुबह 10 तक मौन, कंप्लीट साइलेंस, नो फोन कॉल्स, नो मीटिंग्स एंड कंप्लीट साइलेंस। और नाश्ते के बाद फिर क्योंकि इतने सारे प्रोजेक्ट्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, मतलब दिव्यांगों के प्रोजेक्ट हैं, ट्री प्लांटेशन, नेचर प्रिजर्वेशन, रिवर प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, ये बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। उनको देखना, उनकी फाइल्स को, कोई ऐसी बातें हैं जो उनको पूछनी है। 10 बजे के बाद मैं लोगों से फिर मिलता हूँ। भोजन में शाम को 5 बजे, दिन में मठा 1 ग्लास या कोई फ्रूट ले लिया या कुछ सैलड ले लिया। शाम को 5 बजे एक ही बार नो व्हीट, ये मोटा अनाज जो आदरणीय मोदी जी मिलेट्स की बात करते हैं, बस उसी मंडुए की रोटी, रागी, एक रोटी, हरी सब्जी, दही, सलाद एंड दैट्स इट। कभी कभी हो तो चावल भी। और ईटिंग राइट, ईटिंग लाइट, दैट इज द की। ईटिंग राइट, फूड मेक्स योर मूड। जंकी फूड, जंकी मूड। नो जंक्स, you become junky. If you want to stay happy, healthy, stable mind, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है तो ठीक से सोना, जल्दी सो जाना, जल्दी उठना। पक्षियों को देखो आप, जल्दी सो जाते हैं, जल्दी उठते हैं। हम अपने रात को स्मार्टफोन पे लगे रहते हैं। आई डोंट नो फोन इज स्मार्ट और यू आर स्मार्ट। नहीं, आजकल तो ये हो गया है, वाइफ हो के ना हो लेकिन वाईफाई जरूर चाहिए कहीं भी जाते हैं। ये हो गया, इट्स सो सैड। आजकल बच्चे इतने ज्यादा उसमें आ गए मोबाइल में, माता पिता ही कवरेज से बाहर हो गए हैं। यूज मोबाइल बट नॉट ऑल द टाइम। मोबाइल को यूज करो, लिमिट में करो, जरूरी है, बहुत काम। मोबाइल यूज कर रहा है लग रहा है दूसरा। अब तो मोबाइल यूज कर रहा है। इंटरनेट चाहिए, बट थ्रू द इंटरनेट यू कैन कनेक्ट टू द वर्ल्ड, बट इंटरनेट भी चाहिए। इंटरनेट और इंटरनेट का संगम हो जीवन। तो सवेरे उठकर इंटरनेट से जुड़ें, इंटरनेट से नहीं, पहले सवेरे उठ के इंटरनेट से जुड़ें। और शाम को सोने से पहले भी इंटरनेट से जुड़ें। उस समय मोबाइल, इंटरनेट को बंद कर दें। नो फेसबुक, नो सोशल मीडिया, जस्ट हैव ए स्पिरिचुअल मीडिया ऑफ योर ओन फिल्म। उसको देखें, कहाँ आज हुआ, कहाँ गिरा, कहाँ उठा, क्या क्या कमियां थी, देख के ठाकुर जी को दे दो वो भी। प्रभु, व्हाट इज हैपनिंग टू मी, गिवन। और उनकी ब्लेसिंग लेके सो जाओ। सपने भी अच्छे आएंगे और सवेरे उठकर फ्रेश भी रहेंगे आप। ये दोनों काम बन जाएंगे। इसलिए युवाओं के लिए मेरी यही सलाह होगी, मोबाइल यूज़ करो लेकिन लेट नॉट द मोबाइल यूज़ यू। चीज़ों को यूज़ करो, भोजन करो, लेकिन अगर आपको लगता है कि हेल्थी रहना है, हैप्पी रहना है, डोंट ईट जंक फूड। तीसरा, स्टॉप सिंगल यूज़ प्लास्टिक। पेड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ। एक तो स्वामी जी आपने बताया था कि परमार्थ क्या है, परमार्थ को अच्छे से आपने डिफाइन भी किया, और हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे परमार्थ के बारे में यहाँ पे और क्या क्या होता है, क्योंकि जब हम यहाँ पर आए हमने देखा कि बहुत कुछ यहाँ पे चल रहा है। तो थोड़ा सा आप बताएं दर्शकों को कि क्या क्या यहाँ पर होता है। कि परमार्थ निकेतन ने निश्चय किया है शुरू से ही कि पहली बात तो शिक्षा के क्षेत्र में लोग अगर आगे बढ़ेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। लेकिन उस शिक्षा के साथ संस्कार, ये बहुत ज़रूरी है। तो उस संस्कार के लिए हमने गुरुकुल परंपरा को, हमारी परंपरा बहुत पुरानी परंपरा थी, उस परंपरा में पढ़ने के लिए लोग अपने घर को छोड़कर भी जाते थे। तो उस परंपरा को जीवित रखने के लिए हमने कई गुरुकुल बनाए। उन गुरुकुलों में कोई भी आए, ऑल आर वेलकम, ऑल इज़ फ्री। ऑल आर वेलकम, ऑल इज़ फ्री। और वो शिक्षा और संस्कार क्यों? क्योंकि एंड ऑफ द डे दे कैन बिकम ए बेटर ह्यूमन बींग्स। अच्छे संस्कारी बने, डॉक्टर बने तो अच्छे बने, इंजीनियर बने तो अच्छे बने, व्यक्ति बने तो अच्छे बने। ये इंसान को अच्छा बनाने की खेती है कि किस तरह से उस खेत से अच्छे इंसान निकले। एक बात। और यहाँ पे थोड़ा सा टोकरी, मैंने बच्चे देखे यहाँ पे गुरुकुल है, आई थिंक मैं देख रही थी, बच्चे थे, एक जब अच्छी सी एक शालीनता, एक विनम्रता वो उनके शब्दों में, उनके हाव भाव में, उनके ना बॉडी लैंग्वेज से वो लग रही थी।
लेकिन वही हम बाहर के जो स्कूल देखते हैं तो मतलब चेंज, मतलब वो सब हम देख रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि यहाँ का जो शिक्षा प्लस संस्कार स्पेशली है, उसी का ही नतीजा है। जी, निश्चित रूपेण, क्योंकि जैसे वातावरण में आप ढलते हैं ना, वैसे आप बन जाते हैं। तो इसलिए इस संस्कारों के माध्यम से और शिक्षा के माध्यम से वो एक अच्छे इंसान बन सकें, एक देश और समाज के लिए राष्ट्रभक्त बन सकें, समाज की सेवा कर सकें, सारे बैरियर्स और बाउंड्रीज को तोड़ें, नफरत की दीवारों को तोड़ें, भेदभाव की दरारों को भरें, सबके साथ दिलों को जोड़ें, ऐसी शिक्षा यहाँ दी जाती है। और उसके साथ देवभक्ति और देशभक्ति दोनों साथ साथ चले। जब हम सवेरे यज्ञ करते हैं तो राष्ट्रगान और वंदे मातरम जरूर होता है। जब हम शाम की गंगा जी की आरती करते हैं, रोज़ प्रतिदिन आरती के बाद वो देवभक्ति हुई आरती, और देशभक्ति है अपना राष्ट्रगान, कि हम सब के दिलों में गंगा के पावन प्रवाह की तरह देशभक्ति की गंगा भी सदैव प्रवाहित रहे। ये पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है। तो जब बच्चों को, ऋषि कुमारों को, हम उन्हें ऋषि कुमार बोलते हैं, जब रोज़ रोज़ ये वातावरण मिलता है ना, तो सच्ची मानिए उनका जीवन धीरे धीरे ढलते ढलते इतना ढल जाता है कि वो उसके अलावा कुछ सोचते ही नहीं है। तो फिर वो शालीनता भी आती है, दिव्यता भी आती है, पवित्रता भी आती है, ईमानदारी भी आती है, रवादारी, सब वफादारी सब आ जाते हैं उनके अंदर। तो उसका संगम उनका जीवन बनता है। उसके बाद हम लोग, वो फिर उसके बाद क्या बनना चाहते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि उनको कोई बाबा जी बनना है या कोई प्रीस्ट बनना है या पुजारी बनना, ना, जो भी वो बनना चाहें, पर अच्छे इंसान बनकर समाज की सेवा। मान लीजिए कोई अभिभावक देख रहे हो, तो मैं उनके साइड से अगर पूछना चाहूँ कि क्या क्या पढ़ाते हैं, मतलब यहाँ पे गुरुकुल में, जैसे बाहर हम देखते हैं ग्रेजुएशन होती है, मास्टर होती है 12th के बाद, तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी होता है? यहाँ पर दो चीज़ें होती हैं, क्योंकि इसका बेस संस्कृत है, लेकिन इंग्लिश भी पढ़ा जाती है, कंप्यूटर भी पढ़ा जाता है, और उसमें फिलॉसफी भी है, ग्रामर भी है। ये सारी चीज़ों को लेकर वो लोग, और दर्शन भी है, लेकर अपने जीवन में वो आगे बढ़ते हैं। फिर शास्त्री और आचार्य की जो इक्वल टू BA और MA है, वो करने के बाद कई लोगों की, अच्छा, संस्कृत में जब पढ़ते हैं ना बच्चे, उनकी बुद्धि बड़ी कुशाग्र हो जाती है, और वो फिर जिस भी फील्ड में जाएंगे वो स्मार्ट बनेंगे। और उसके बाद उनको हम लोग, वी गिव देम द विंग्स, कल्चर एंड कंप्यूटर, वो दोनों को देकर उनको आगे बढ़ाते हैं। फिर उनको जो भी लाइन अच्छी लगती हो, वी डोंट इम्पोज एनीथिंग ऑन देम कि तुम्हें यही करना पड़ेगा, तुम्हें स्वामी जी बनना पड़ेगा, तुम्हें प्रीस्ट बनना पड़ेगा, पुजारी बनना पड़ेगा, ना, तुम्हें जो बनना हो, लेकिन जहाँ भी रहो, जहाँ भी जाओ, जो भी बनो, अच्छे इंसान बने रहना, ये मूलभूत उसकी देखते हैं स्वामी जी की ज़्यादातर पेरेंट्स आजकल एक ना होड़ लगी हुई है कि अच्छे से अच्छे बस अंग्रेजी स्कूल में पढ़ाना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं। सिर्फ दो चीज़ों के पीछे एक भागदौड़ चल रही है, लेकिन वो कल्चर और ये सब चीज़ें तो कहीं ना कहीं गुम हो रही हैं बाहर। देखिए, जीवन में कमाना कोई बुरा नहीं है, खूब आगे बढ़ो, मैंने जैसा कहा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट करो, खुद को भी प्रोजेक्ट करो, लेकिन मैं भी एक प्रोजेक्ट हूँ, अपने ऊपर भी काम करो। वो कैसे करना है कि रोज़ रोज़ शिक्षा के साथ साथ मेरे अंदर वैल्यूज़ कितनी आ रही, वैल्यूएबल तो आ जाएंगे लेकिन वैल्यूज़ खो जाएंगी, शेल्फ तो भर जाएंगे लेकिन सेल्फ खाली रह जाएगा, तो शांति नहीं होगी। एंड ऑफ द डे सब कुछ हो जाएगा, घर भी एयर कंडीशन हो जाएगा, कार भी एयर कंडीशन हो जाएगी, लेकिन दिल में हीटर जल रहे होंगे। जैसे ही बाहर निकलेंगे, कमाने लगेंगे 5-6 फिगर में, आपको सैलरी भी मिलने लगेगी, लेकिन खुद की फिगर ख़त्म हो जाएगी, तो क्या मिला? इसलिए अपने जीवन को इस तरह से तैयार करो कि मैं केवल अपने लिए नहीं हूँ, मैं समाज के लिए हूँ, मेरा जीवन सेवा के लिए हो, दूसरों के लिए हो। आज बड़े बड़े डॉक्टर कहने लगे हैं, अगर आपको अपने मन की शांति चाहिए ना, तो आप सेवा करो, हॉस्पिटल में जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, खेतों में जाओ, वहाँ, बताइए, वो कहने लगे कि मन की शांति पानी हो तो खेतों में जाके गार्डनिंग करो, मालीगिरी करो, जाके सेवा करो अस्पतालों में। इसका अर्थ है कि पढ़ाई करो, कमाओ, लेकिन सेवा से भी जुड़े रहो, अपना थोड़ा समय सेवा में लगाओ, समाज में लगाओ। ये अगर होगा तो आपका जीवन व्यस्त भी रहेगा, स्वस्थ भी रहेगा और मस्त भी रहेगा। गुरुकुल में अभी कितने मतलब छात्र? हमारे यहाँ पर 130 छात्र हैं, और एक दूसरा गुरुकुल है उसमें 100 छात्र हैं, तीसरे ग्रुप में 386 छात्र हैं। मतलब इस तरह से करके अपने यहाँ छात्रों की संख्या बढ़ाते रहते हैं, और ताकि अपने जीवन, और कोई आए सबका स्वागत है। अक्सर
कई बार माता पिता नहीं होते हैं, या माँ होती है पिता नहीं होते हैं, कई कई समस्याओं के शिकार भी होते हैं, नो प्रॉब्लम। ये सबके लिए है और सबका है, क्योंकि वो गरीब नहीं है, वो भगवान के बच्चे हैं। अब से वो यहाँ रहें, अपने को आगे बढ़ाएं और देश की सेवा करें, विश्व की सेवा करें, विश्व मानव बनकर वो बाहर निकलते हैं। और क्या क्या है, किस किस तरह से परमार्थ यहाँ पे सेवा कर रहे हैं? दूसरी बात है हमारे यहाँ चिकित्सा, कि शिक्षा हो चिकित्सा हो, ये मूलभूत। तो चिकित्सा के लिए भी आयुर्वेद का भी है, होम्योपैथी का भी है, नेचर क्योर का भी है, एलोपैथी का भी है, और मेडिकल कैंप बहुत होते रहते हैं जगह जगह से। अपने यहाँ के डॉक्टर, पूरे विश्व के डॉक्टर, तरह तरह के मेडिकल कैंप्स फ्री, ऑल इज़ फ्री एंड ऑल आर वेलकम। वो सब आते हैं, ऑपरेशन होते हैं उनके, तो भी उनको सब फ्री होते हैं। सब कुछ, आँखों की बात हो, दांतों की बात हो, आंतों की बात हो, या किसी और की बात हो, सब कुछ सबके लिए है। फिर चिकित्सा के बाद, हॉस्पिटल के बाद आती है नंबर गौशाला का, क्योंकि गौ हमारी इस पूरी सृष्टि का आधार है। और खासकर रूरल कल्चर में, अपने विलेज कल्चर में और भारतीय संस्कृति में, गौ बचेगी तो भारत बचेगा, गौ बचेगी तो संस्कृति बचेगी, गौ बचेगी तो आने वाली पीढ़ियां बचेंगी। आज अगर आपको खाने के साधन बचाने हैं, भोजन स्वस्थ रखना है, तो प्राकृतिक खेती करनी पड़ेगी, ऑर्गेनिक खेती, नेचुरल खेती करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको गौ का गोबर, गौ का मूत्र चाहिए ही चाहिए। इसलिए गौ जो है केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, प्राकृतिक दृष्टि से, एनवायरमेंटल वे में भी आपको गौ को बचाना है, क्योंकि गौ संस्कृति बचेगी तो गांव संस्कृति बचेगी, गांव संस्कृति बचेगी तो भारत की संस्कृति बचेगी। अभी एक लड़कियों के लिए प्रोग्राम किया है, जितनी लड़कियां उत्तराखंड में पैदा हों उनको पौधे, कौन से पौधे, फलों के पौधे, फ्रूट गिविंग ट्रीज, ठीक है ना। अभी जून में ही, जून के शायद 10-11 तारीख को ही कुछ है, प्रोग्राम है उत्तरकाशी में, अभी कल ही हमारी टीम लौटी है, तो उनके लिए और हज़ारों हज़ारों पौधे आ गए हैं। जैसे अखरोट के पौधे हैं, लेमन और माल्टा के पौधे हैं, नींबू के पौधे, मतलब यहाँ पर लेमन बहुत होता है, माल्टा बहुत होता है, फिर यहाँ पर कीवी है, एवोकाडो है, एप्पल, इस तरह के पौधे। इससे 2 पौधे होंगे, पेड़ लगेंगे बेटी के नाम। तो बेटी के नाम वाले, एक तो बेटी की इज्जत बचेगी। बेटी जैसे 6 साल की हुई, 6 साल में ही जब पेड़ भी बड़ा हो जाएगा, तो जिस दिन में हुई बेटी महोत्सव मनाएं हर महीने, और पेड़ लगाएं बेटियों के नाम। बेटी भी बचेगी, वृक्ष भी बचेंगे, प्रकृति बच, और उनका सम्मान भी बचेगा। और बेटी जब बड़ी होगी 6 साल की, तो जब तक बेटी बड़ी होगी तो पेड़ भी बड़े होंगे, फल लगेंगे। छोटी क्लास में जाते उसके पास 4-5 लाख रुपए साल का आ जाएगा, और फिर उसकी शादी तक, उसका शिक्षा से लेकर शादी तक का प्लान। और बड़ी होकर जब वो शादी होकर भी चली जाएगी, तब भी पेड़ जो रहेंगे बेटी के नाम रहेंगे, सम्मान भी बड़ा रहेगा, तो सामान भी मिलेगा, सम्मान भी बढ़ेगा और सुरक्षा भी बढ़ेगी। क्योंकि वो वहाँ पर भी है तो उनको पता है ये पेड़ नहीं है, पैसा है, वो तो हर साल आएंगे पेड़, फल तो हर तरह से बेटी का जीवन सुरक्षित रहे, उसका सम्मान सुरक्षित रहे, ये इसका ये है। और फिर आया मिशन लाइफ, आदरणीय मोदी जी ने मिशन लाइफ को लिया। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग को परिवर्तन लाने के लिए केवल एक ही चीज़ है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगे, पानी बचे, पानी प्रकृति बचे, वायु शुद्ध रहे। तो पेड़ उसके लिए सबसे, पानी देखिए सब जगह ग्लेशियर नहीं है, क्योंकि हिमालय है तो हम हैं, ग्लेशियर है तो गंगा है, गंगा है तो संस्कृति है, जीवन है। लगभग 50 करोड़ लोग गंगा बेसिन के तट पर जीते हैं। तो इसलिए गंगा के तटों पर हमने उत्तरकाशी में हज़ारों पेड़ लगवा दिए रुद्राक्ष के, ताकि एक दिन 5-6 साल में रुद्राक्ष टूरिज्म शुरू हो जाएगा। बॉर्डर टूरिज्म करने के लिए, बॉर्डर के जितने गांव खाली हो गए हैं उन गांवों में पेड़ लगवाना, उनको कहना वापस लौटा, आओ लौट चलें अपने उत्तराखंड की तरफ, क्योंकि इतनी सुंदर हवा, इतनी सुंदर वायु और इतना सुंदर, क्यों छोड़ के जाना, वापस लौटो। लेकिन बात केवल इतनी है कि कमाना क्या, कैसे करें। तो उसी गांव में पेड़ लगेंगे, क्लाइमेट चेंज भी का भी साधन बनेगा, उसमें भी अंतर आएगा, परिवार भी बसेगा और प्रकृति भी बसेगी और धरती भी बचेगी, आने वाली पीढ़ियां भी बचेंगी। तो एक वो कार्यक्रम है उसका। फिर है दिव्यांग, वो भी लड़कियों के लिए। पहले उन लड़कियों को, अभी कैंप था 13 तारीख को, कि जितनी लड़कियां थी पौड़ी के ज़िले में और इसकी क्या नाम है,
अपना उत्तरकाशी ज़िले में और देहरादून में, वो सारे आए, उनको सबको व्हील चेयर्स चाहिए, कैलिपर्स चाहिए, कुछ और अंग चाहिए उनको, वो सबको उस तरह के अंग, और ऑल फ्री। प्रभु की कृपा से वो कार्य भी हो रहे। और मैं सबको आह्वान करता हूँ कि परमार्थ नहीं, नाम हो कि ना हो, अपने जीवन को परमार्थ बना लो। उसके लिए नेचर को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं, और उसके लिए मैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक की बात हो, रोज़ संकल्प होता है, और ट्री प्लांटेशन की बात हो, पानी को बचाने की बात हो। मुझे तो लगता है कि इन कमिंग 10 years वाटर इज़ गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट गोल्ड, वाटर इज़ गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट ऑयल। धीरे धीरे ऐसा होने वाला है 10 साल के अंदर कि लोग, याद रखिए, अब स्टॉक मार्केट में वाटर स्टॉक खरीदेंगे कि आज वाटर के स्टॉक ले लो, कल ये स्टॉक होगा जिसके पास, तभी पानी मिलेगा उसको। आने वाले 6.5-7 साल के अंदर गर्मी इतनी बढ़ जाएगी, क्लाइमेट चेंज का असर, ऐसा नहीं क्लाइमेट चेंज होगा, क्लाइमेट इज़ चेंजिंग, नाउ वी हैव टू चेंज। उसको चेंज लाने के लिए हमारी लाइफस्टाइल को चेंज लाना होगा, उसकी अवेयरनेस, उसकी एजुकेशन, उसकी इंफॉर्मेशन, उसकी इंस्पिरेशन, और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो, कैसे मोर इनोवेटिव हम बनकर। इसलिए हमने सोलर लगाया अपने यहाँ, ताकि लोग धीरे धीरे जहाँ जो आएँ वो ये घर में लेके जाए भी, अपने घरों को सोलर से युक्त करो। अगर नहीं करेंगे, आने वाले समय में जितना ज़्यादा, अब ये देखें ना, तो एसी में बैठ सकते थे हम, इतना बड़ा आश्रम एसी में बैठे होते। हमने कहा ना 55 साल हो गए इसे गोबर के अपने फर्श पे बैठे हैं, इको फ्लोर, इको रूफ, इको हट और इको कर्टन, ग्रीन कर्टन है। इसलिए ऐसे वातावरण को बनाए रखने के लिए अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना होगा। मुझे लोग कहते हैं ग्रेनाइट को नहीं लगा लेते, मैंने कहा गोबर क्या बुरा है, लाइफ इज़ गोबर टू ग्रेनाइट। या पहले लोग गोबर का ही करते थे, लेकिन अपनी सुविधाओं को सीमित रखते। मैं तो जब यात्रा भी करता हूँ ना पूरे विश्व में, मैं हमेशा कहता हूँ, पहले जाते थे 50 गाड़ियाँ आ गई, सब रिसीव करने आते हैं। मैंने कहा ना, एक गाड़ी, एक व्यक्ति, एक फूल, क्योंकि मालाएं लाते हैं। हमने कहा ना, वहाँ तो फूल भी $5 का एक होता है, 5 पाउंड का होता है। हमने कहा ना एक ही, ताकि परंपरा बचे। ठीक है, आप हार लाते हैं, परंपरा है भाई, संत के पास जाओ, पुष्प लेके जाओ, कुछ लेके जाओ, एक फूल। और परिवार को साथ मत लाओ, एक व्यक्ति आए, ताकि बाकी लोग उतने घंटे जो एयरपोर्ट आने और जाने में लगते हैं, आने जाने में इतनी कारें आती, प्रदूषण होता है, वो प्रदूषण ना हो। पेट्रोल बचेगा, डीजल बचेगा, प्रदूषण बचेगा, पैसा बचेगा। एयरपोर्ट पे आपको उतना पैसे का टैक्स देना पड़ता है। वो सब बचाए रखने के लिए इतने घंटे आप सेवा में लगाओ, अपने राष्ट्र की सेवा में लगाओ, पर्यावरण की सेवा में लगाओ, बात बन जाएगी। दूसरा है, दूसरे धर्मों के साथ भी तालमेल बना रहे। मुझे कई बार वो लोग बोलते हैं हम लोग इबादत मिलकर नहीं कर सकते। एक भारत के बड़े ही फेमस मौलाना हैं, वो भी जमीयत उलेमा हिंद के, अपने आदरणीय मदनी साहब मुझे एक दिन बोले, बड़े मतलब आलिम हैं, मुझे एक दिन बोले हम इबादत साथ साथ नहीं कर सकते। मैंने कहा कोई ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन मैंने कहा प्यार से, हम हिफाजत तो साथ साथ कर सकते हैं, इबादत ना करें, हिफाजत तो करें। इबादत अपनी अपनी, लेकिन हिफाजत अपने वतन की, अपने देश की, अपनी मिट्टी की, अपनी नदियों की, अपने लोगों की साथ साथ मिलकर करेंगे। क्योंकि साथ साथ मिलकर करेंगे तो ये देश बचेगा, क्योंकि देश हम सबका है। इसलिए हम पाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को देने के लिए भी तैयार रहें। मिले तो सही, लेकिन देने का समय आए, उस समय हम अपने आप को संकुचित ना करें, सब मिलकर दें। तो मुझे लगता है इससे जो इबादत भी होगी, देव भक्ति, भक्ति अपनी अपनी, लेकिन राष्ट्र भक्ति सब मिलकर करें, तभी ये राष्ट्र का उत्थान होगा। और इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आज इस भारत को इसी दिशा में ले जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि नए भारत का निर्माण सबको 140 करोड़ लोगों को साथ मिलकर करना है, और उसके लिए देव भक्ति करो, लेकिन राष्ट्र भक्ति को भूल ना जाओ। ये रहस्य जिस दिन समझ में आएगा, ये राष्ट्र उन्नति की ओर आगे बढ़ेगा। इस देश को महाभारत हुआ, हो गया, गया, अब इसको महाभारत की नहीं बल्कि महान भारत बनाने की आवश्यकता है। चलिए स्वामी जी, आपसे बात करके बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा, और बहुत ही कीमती जानकारियाँ आज आपसे मिली, और मेरा सौभाग्य रहा। बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ स्वामी
जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये परमार्थ निकेतन की शुरुआत होती है, क्या विज़न इसका रहा है और आज की तारीख में कितने अनेकों समाज सेवा के काम यहाँ पर चल रहे हैं और स्वामी जी का खुद का जो जीवन रहा है, उनके बारे में भी हमने पूरी जानकारी आज आपको उन्हीं की ज़ुबानी यहाँ पर दी है। मैं सरिता तिवारी, कैमरा पर्सन सिद्धार्थ के साथ उत्तराखंड तक ऋषिकेश।